अभी भी यहाँ पे फोकस हो रहा है, जो पुराने सब्जेक्ट्स है उन्हीं पे फोकस हो रहा है। जो वुमेन है वो मतलब उसको हर एक फील्ड में उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ तकरीबन 2 लाख के करीब आबादी है त्राल की। खतावार कौन है? देने वाला। क्योंकि अगर कोई हमें बोलता है कि हमें रिश्वत चाहिए। कारगा है, ये इलाके त्राल में एक मशहूर जगह है। यहाँ हरि सिंह शिकार करने के लिए आता था। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आते हैं जब कुछ नजर नहीं आता। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना। इस गर्ज से आज हमारी टीम आई है साउथ कश्मीर जिला पुलवामा के त्राल एरिया में। जानते हैं यहाँ के लोगों के क्या है मसलो मसाइल। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से कुछ 4-5 साल कबल हमारे स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल था, उसको अपग्रेड करके अब मिडिल स्कूल बनाया गया है। ये त्राल जो इलाका है तकरीबन 1,80,000 आबादी है, लेकिन हमारी बच्चियों को यहाँ डिग्री कॉलेज अवेलेबल सेपरेट नहीं है, विमेंस कॉलेज नहीं है। पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसकी बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेडेशन हुआ है। क्लास के लेक्चर के दौरान कभी गाड़ियों का हॉर्न, कभी वो जो म्यूनिसिपैलिटीज की गाड़ियां होती है, कभी वो अपना म्यूजिक स्टार्ट कर देती हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन स्कूल के अराउंड ऐसी एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना चाहिए। साइंस स्ट्रीम अलग से होती है, आर्ट स्ट्रीम अलग से होती है, लेकिन उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये था कि जो बच्चा उर्दू पढ़ सकता है वो साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन दिस थिंग आल्सो नॉट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इट इज रियल साइंस। फिर हम वहाँ गए पुलवामा, डीसी पुलवामा से हमने बात की और फिर वो मसला हमारा ख़त्म हुआ। लेकिन पीने का पानी वहाँ पे अभी भी अवेलेबल नहीं है, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। अगर बिल्डिंग बनाते हैं ये मतलब इतनी बिल्डिंग जैसे साहब ने बोला, अभी बटागुंड में भी ऐसी बहुत बड़ी इमारतें हैं कि त्राल में भी वो इतना बड़ा नहीं है हॉस्पिटल जितना हमारे गांव में भी है। लालपुरा कहलील में ना वहाँ पे एम्बुलेंस है ना कुछ फैसिलिटीज हैं। एजुकेशन की बात यहाँ पे हुई, वही हम तंदुरुस्ती की भी बात करेंगे। यहाँ पे इंसान का तंदुरुस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ के हेल्थ सेक्टर जो है उनका क्या रोल है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया है। इसमें जो पोस्ट्स हैं एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 93 पोस्ट्स जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको क्रिएट किया गया, लेकिन वो नहीं किया गया। उसके बदले वो हमारी जो फाइल है वो डस्टबिन में फेंकी गई और उसके बदले उसको राजपुरा को उन्होंने दिया। हम किसी एरिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा मुतालबा है कि अगर हमारे साथ क्या क्यों ये नाइंसाफी है। कामी जो बाला हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं उनको कह रहे हैं कि हमारे 7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑलरेडी कम है। इसके अलावा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल में सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। अगर हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल होता तो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो जो स्टाफ जो है वो एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस होती है। डॉक्टर्स भी ज़्यादा होते, पैरामेडिकल स्टाफ भी ज़्यादा होता, जो स्टाफ ज़रूरत था वो होता। इसके अलावा जो दीगर पेरिफेरीज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो भी नहीं है, तो उसकी वजह से ये सफ़र हो रहा है। उसके अलावा मैंने उनको कहा था कि अब एम्स बन रहा है अवंतीपोरा में, अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल एम्स के लिए एक हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका है, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ के जो हेल्थ सेक्टर है उसको फ़ायदा मिले, उसको इम्प्रूवमेंट हो जाए और लोगों को फ़ायदा मिले, तो जो एम्स का जो हॉस्पिटल है वो उन्हें ये चूज़ करना चाहिए, त्राल जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल। और इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे कम है वो उनको देने चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस भी है कि अगर यहाँ से एम्बुलेंस जाएगी श्रीनगर उसको 40 किलोमीटर लगते हैं और दिन में मुश्किल से 3 चक्कर वो काटेगी और वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होगा। यहाँ की एम्बुलेंस ज़्यादा या से ख़त्म हो जाएगी, या पांपोर की एम्बुलेंस जिसको सिर्फ 10 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ जो गुजर पॉपुलेशन है, इसलिए जो एरियाज़ हैं डिफरेंट रूरल एरियाज़ हैं उनमें हेल्थ फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं मुख्तलिफ मेडिकल कैंपस करने के, अवेयरनेस कैंपस वगैरह के, उससे कुछ थोड़ा बहुत इसको इफाका होता है। बात अगर किसी कौम को हराने की करनी हो या किसी कौम को गिराने की करनी हो तो सबसे पहले उस कौम की जो नौजवान नस्ल होती है उसे तबाह किया जाता है। नाजरीन,
آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ منشیات کی اور ہے. اگر ہم دیکھیں تو دن بدن منشیات جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. تو یہاں کے لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو منشیات دن بدن زیادہ بڑھتا ہے اور ہمیں کیا چاہیے کرنا کہ منشیات کو ہم روک سکیں. ڈرگ ایبیوز کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے 2-3 کازز میرے ذہن میں آئی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات جو یہ میرا بیٹا بھی کہہ رہا تھا کہ ارریسپانسبلٹی آف دیز پیرنٹس، والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہیں. بچے آوارہ گھومتے ہیں، بچے صبح شام پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، اسکول سے آ کر کالج سے آ کر وہ کہاں جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھتے ہیں، ان جنگلوں کے دامن میں بیٹھتے ہیں، نہروں کے ان کناروں پر بیٹھتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں. وہ کوئی والد اپنے بچے سے نہیں پوچھتا ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی سے نہیں پوچھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. شام کو دیر سے بچے گھر آتے ہیں اور انہیں کچھ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیا آپ کہاں تھے آج تک، اس وقت تک کہاں تھے آپ؟ اگر سبھی بچے گھر میں آئے اپنا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کہاں تھے؟ دوسری بات ان کی تنہائی، اپنے کمروں میں بچے بیٹھتے ہیں اور والدین بھی دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا یہ میری بیٹی کیوں کمرے میں الگ بیٹھی ہے، فون چلاتی ہے اور فون استعمال کرنے کے بعد پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا دیکھتی ہے اور وہ کیا بچہ کیا دیکھتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف ارریسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس. یہاں پہ منشیات پہ بات ہو رہی ہے تو والدین کی ذمہ داری اگر ہم دیکھیں گے سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس میں والدین کی ہے، اور والدین کو ہی سوچنا پڑے گا کہ میرے بچے کی تربیت ٹھیک ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. تربیت کا مسئلہ ہے سب سے پہلے. جس پیرنٹ نے اپنے بچے کی تربیت لڑکپن سے کی ہے اچھی طریقے سے، تو آگے جا کے وہ بچہ اس منشیات میں نہیں جائے گا. اگر کسی پیرنٹ نے اپنے بچے پہ یعنی لڑکپن سے ہی نظر نہیں رکھی ہے تو یہی وجہ رہتا ہے کہ پھر آگے جا کے یہ بچہ ان منشیات میں اور دیگر برے کاموں میں پھنس جاتا ہے. اور سب سے بڑی میرے خیال سے اگر دیکھی جائے سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے پیرنٹس پہ. کمپریہنسو آنسر مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی زیادہ دیں گے اس کے بارے میں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. تو ویسے مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر اسٹیبلش نہیں ہوا جو اتنا اپ گریڈڈ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہمارے بچے اس میں اس لت پت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ان کو پوری طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا. اور ایسا کوئی سسٹم بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جو اس طرح سے آرگنائز ہو گیا ہے جس میں کہ اس کو ایسا سنتھسز کیا جائے کہ ہارمونائز کیا جائے کہ بچے کو وہاں پہ پوری طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، ایسے بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا. اب دوسرا جو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر، اصل میں یہ جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر ہے یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ اصل میں یہ ترال کو دیا گیا تھا، لیکن ترال سے وہ پامپر اور پلوامہ کے لیے لے رہے تھے. پھر ہم نے اس میں کافی تگدو کی اور یہ جو ہمارا جو یہاں پر ڈگری کالج ہے، ڈگری کالج کے تھوڑا اوپر ہے ایک بلڈنگ ہے، اس کو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر بنایا گیا ہے، لیکن اس میں سٹاف نہیں ہے. وہ جو پچھلی پیریڈ میں جو کووڈ وغیرہ ہوا تھا تو وہ جو بلڈنگ تھی وہ کووڈ کے لیے استعمال زیادہ ہو گئی. تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ یہ والدین کی بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ گھر میں دیکھیں بچوں کو کہ ان کے پیکٹس میں کیا ہوتا ہے، ان کے بیگ میں کیا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ٹائم پر گھر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ان کے بدن پر کچھ انجیکشن مار قسمت ہیں یا ان کی سوئیوں کے چبے ہوئے مار قسمت ہیں، یا ان کا جو بیہیویئر ہے اس میں بیہیویئر میں کوئی چینج مت آ گئی ہے، اس کا جو الوننس اور ڈپریشن جیسا ہے وہ الون باقی بچوں سے دور رہتا ہے، باقی فیملی سے دور رہتا ہے. اس میں ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیوں وجہ ہے. جو ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل فون ہے بچوں میں ان کے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے ان ایمپلائمنٹ. ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بہت ہی قابل محنتی بچے، اور بڑی ڈگریاں لے کر وہ ادھر در کے ٹھوکرے کھاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹین ایجر بچے ہیں اس کے بعد جو ہماری ایک اور جنریشن ہے، سارے بچے چاہے وہ پی جی کر کے ہیں، ایم اے کر کے، یہ ایم ٹیک کر کے ہیں، یا اور کوئی ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن
एम्प्लॉयमेंट का मसला ख़त्म हुआ तो बच्चे बहुत परेशान हैं। इसकी तरफ भी हमें तवज्जो देनी है। गवर्नमेंट को ये सोचना है कि एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ पैदा करने हैं हमारी, खासकर हमारी कश्मीर में, ताकि इस लानत से हमें निजात मिले। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है हमारे सर ने, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा यानी काम हो, और एम्प्लॉयमेंट की जो यानी जनरेट किया जाए एम्प्लॉयमेंट को हर किसी इलाके में। हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ त्राल में, हर किसी इलाके में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब की जाए। खासकर अगर हम बात करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन कुछ ऐसे इकदाम भी है जो गवर्नमेंट को सोचने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस्ट्रीज़ की जो बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो बात करेंगे, अगर उसमें तवज्जो दी जाए, या प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए उसमें तवज्जो दी जाए, तो बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं वो उसमें आ सकते हैं और इस दलदल से बच सकते हैं। मैं लालपुरा कहल में रहती हूँ। जैसे सर ने अभी बोला है कि बोर्ड लगाने से ये नहीं होता कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी होने चाहिए। मैं परसों ही गई हॉस्पिटल में, मैं बीमार थी, वहाँ पे बोला यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, आप जाओ त्राल। अगर बिल्डिंग बनाते हैं ये, मतलब इतनी बिल्डिंग जैसे सर ने बोला अभी, बटागुंड में भी ऐसी बहुत बड़ी इमारतें हैं कि त्राल में भी वो इतना बड़ा नहीं है हॉस्पिटल जितना हमारे गांव में भी है, लालपुरा कहलील में। ना वहाँ पे एम्बुलेंस है, ना कुछ फैसिलिटीज़ हैं। मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप बोर्ड लगाते यहाँ पे हॉस्पिटल है, बोर्ड लगाने से ये मत होता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, 2-3 स्टाफ्स हैं वहाँ पे, ना कुछ वहाँ पे इंतज़ाम है। मतलब अगर जो हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है वहाँ पे, लेकिन वो बोलते हैं वहाँ पे आप जाओ त्राल, त्राल से बोलते हैं सीधे जाओ श्रीनगर। अगर हॉस्पिटल बनाते हैं तो फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। इनको देखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी ज़रूरत हॉस्पिटल में रखनी चाहिए जो इंसान को ज़रूरत होती है, नीड होती है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं। मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ, वहाँ पे एम्बुलेंस दीजिए और 2-4 डॉक्टर्स जो अच्छे होंगे, जो देखें कि इनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। यही कहना चाहती हूँ कि आप देखें लालपुरा कहलील त्राल में। आप देख रहे हैं कि ये जो यूथ है तकरीबन 50% अब इसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके मुतअद्दिद रीज़न हैं। एक तो नामसाइल हालात हैं, एक के घर के मसाइल हैं, किसी के फादर की डेथ होती है, किसी की मदर की डेथ होती है, किसी की इनकम नहीं है, किसी की जो सोहबत है वो गलत लोगों के साथ है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके ड्रग अब्यूज़ के लिए। लेकिन जहाँ पर भी नामसाइब हालात हों तो वहाँ पर ये ड्रग अब्यूज़ जो है इसमें इंक्रीज़ ही होता है, क्योंकि इसकी तरफ बहुत ही कम तवज्जो होती है। वालिदैन की इन्होंने बात की। यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वालिदैन क्यों महरूम है अपने बच्चों से, क्यों नहीं पूछते हैं? आप भी एक वालिद है, क्या नज़रिया है आपका उन लोगों पे जो अपने बच्चों से महरूम है? उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे बच्चे कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, दिन भर हमारे बच्चे क्या करते रहते हैं। आज दुनिया में जराइम का बाजार गर्म है, रुश्वत का बाजार गर्म है, शराब का बाजार गर्म है। और इसका मेन काज क्या है, इसका बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि आखिरत की फ़िक्र नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है, इस बात का इदराक नहीं है कि मुझे एक दिन अल्लाह की अदालत में हाजिर होना है, अल्लाह के यहाँ अपने कौल व फ़ेल का, अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है, हिसाब देना है। अगर कोई चोर चोरी करता है, क्यों करता है? अगर उसको पता होता है इस चोरी के नतीजे में मुझे मेरे मरने के बाद कितना संगीन अजाब का सामना करना पड़ेगा, वो चोरी नहीं करता। अगर कोई रुश्वत लेता, अगर उसको ये बात मालूम होती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रुश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी जहन्नम में जाएगा, तो वो रुश्वत के लिए इकदाम नहीं करता। अगर कोई शराब पीता है, अगर उसको ये बात मालूम होती कि मेरे मरने के बाद मुझे कितना संगीन अजाब का सामना करना पड़ता, वो शराब नहीं पीता। शराब पीने वाले, ये मिलावट करने वाले
اور یہ رشوت لینے والے دینے والے یہ سب کام نہ کرتے اگر ان کے دل میں اس بات کا ادراک ہوتا، اس بات کا احساس ہوتا کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، مجھے اللہ کے یہاں اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ جو بھی ہم کوئی عمل کر رہے، چاہے دن کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں، رات کے اندھیری میں، خلوت میں، جلوت میں، یہ سب جو ہے اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، ہماری زندگی کی فلم چلائی جائے گی۔ دیکھو کہ ایک دن آپ نے فلاں جگہ جو شراب پی تھی، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر اس کا سدباب کریں۔ میرا یہ ماننا ہے جب تک ایک بچے میں سیریسنس نہ ہو کسی چیز کے ریلیٹڈ، وہ شاید سکسیسفل نہیں ہو سکتا، چاہے پھر وہ پڑھائی ہو یا چاہے پھر وہ سپورٹس ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو میرے حساب سے جو ہمارے پیرنٹس ہمیں بولتے کہ کمپٹیشن ہے، وہ تو سچ ہے، کمپٹیشن ہے اس ٹائم، اس جنریشن میں اس ٹائم کمپٹیشن ہے۔ ہمیں اپنی کیریئر کو لے کے سٹریس لینا چاہیے تاکہ ہم اپنا آپ کو آگے بڑھائے، اپنا کریئر جو ہے وہ برائٹ رکھے۔ تو رہی بات اب ڈرگ ابیوز کی، آج تک گورنمنٹ نے بہت زیادہ پروگرامز کیے ہیں، ہر ٹائم ہفتے میں 1 بار 2 بار، مہینے میں 10 بار یہ سب ہوتا ہے، لیکن ہر ٹائم بس یہی بولا جاتا ہے کہ ڈرگ سے آپ کے نقصانات کیا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں اٹھایا گیا کہ یہ ڈرگ آتا کہاں سے ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، یا جو ہمارے ترال کے ADC صاحب ہے، SHO صاحب ہے، اور جو بھی ہے، ان سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ پہلے غور کریے یہ سب آتا کہاں سے ہے، یہ سٹارٹنگ اس کی ہوتی کہاں سے ہے۔ اگر سپلائرز ہیں ان پہ کبھی کوئی ایکشن کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر ڈرگ فری ہو تو میں یہی گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ سٹارٹنگ جہاں سے اس سب کی ہوئی وہ سب ختم کیجئے، پہلے سپلائرز کو ڈھونڈیے، ان کو بند کیجئے، تو یوتھ بھی اس سب سے بچے گا۔ میرا نام رضیہ گلزار ہے، میں سیمو کی رہنے والی ہوں۔ وہاں پہ ایک بستی ہے، نئی بستی، لیکن وہاں پہ روڈ کی بہت زیادہ پرابلم ہے۔ وہاں پہ لگ بھگ 10-20 گھر رہتے ہیں۔ 2-3 بار ہم نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ وہ روڈ میکڈمائز ہو جائے، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتی ہوں گورنمنٹ سے کہ وہ روڈ میکڈمائز ہو جائے، کیونکہ ونٹرس میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتے ہیں چلنے میں وہاں، اس لیے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میکڈمائز ہو جائے۔ جو والدین اور بچے کا تعلق ہے، ریلیشن شپ، وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بچے اپنے من کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق والدین کو پریشان کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ میٹیریلسٹک دور چل رہا ہے، یہاں تو ہر ایک کے ہاتھ میں بچہ کہتا ہے، 6ٹھی جماعت کا بچہ کہتا ہے میرا موبائل ٹھیک نہیں ہے، میں کوئی اچھا موبائل لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں، تو پیرنٹ از ریڈی ٹو بائی اٹ، اور پھر وہ اسی موبائل پر کیا دیکھتا ہے تو والدین کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اصل میں یہ ریلیشن شپ جو پیرنٹ دس چائلڈ ریلیشن شپ، اس کو یہ ڈیولپ ہونی چاہیے۔ اگر یہ ڈیولپ ہوگی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے گھر میں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک والد کی یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے یہ کہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے کمرے میں، اگر آپ پڑھائی کریں تو فون آپ کے پاس کیوں ہے، اور اگر آپ گھر سے باہر رہتے ہیں، اپنی یہ فرینڈ سرکل آپ نے بنایا ہے، وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کمرے میں، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بچہ ہی جو کہے تو والد وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پچھلے ہی کچھ مہینے پہلے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ انجیکشن کر رہا تھا، تو شاید وہ فورٹون یا کوئی ہیروئن وغیرہ انجیکشن کر رہا تھا، تو باہر جو کچھ دوست گئے تھے وہاں پر، رات کو جب سردی تھی، سردی میں ہائپوتھرمیا ہو گیا اس کو، اور ہائپوتھرمیا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ تو پھر ایسے بچوں کو یہی ہوتا ہے۔ اصل میں اگر انسان کو ضرورت دوا نہ ہو اور پھر وہ دوائی کا استعمال کرے، تو ورنہ فرض کریں کسی کو درد ہوگا وہ درد کی ٹکی استعمال کرے گا، کسی کو چھاتی خراب ہوگی وہ چھاتی کی دوائی استعمال کرے گا، لیکن اگر کسی کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ کچھ ایسی دوائیاں استعمال کریں جن سے اس میں ایڈکشن پیدا ہو جائے گی، اور جن کو چھوڑنے کے بعد اس کو ایک عجیب قسم کی سنسیشن جس میں پیدا ہوتی ہے، جس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے مجبور، وہ چھوڑ نہیں سکتا اس کو، اور دوبارہ اس کو ڈوز، اس کی جو مقدار ہے دوائی کی مقدار، وہ اس کو انکریز کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس لت پت میں شکار ہوتا ہے، اس ڈرگ ایبیوز کے لت پت میں شکار ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ
उसका जो बिहेवियर है वो भी ख़राब होता है, और बाकी जो इसके साथी हैं उनको भी वो इस्तेमाल करता है ताकि वो भी इस्तेमाल करें। और ऐसे चीज़ों से इसमें एक तो अवेयरनेस काम कर रही है, एक तो कानून काम करते हैं, एक तो जो बांग चार्स और ख़ासकर हमारे जो अवंतीपुरा बेल्ट है, बीजबिहारा तक बेल्ट है, काफ़ी जो इसकी बांग की काश वगैरह होती है इसको ख़त्म करना है, उसके ज़रिए ही ये। और पुलिस का इसमें एक्टिव रोल है, इसी तरह मेडिकल स्टाफ का भी एक्टिव रोल है, तो एजुकेशन सेक्टर का भी इसमें अहम रोल है। वो टुगेदर हम इसमें काबू पा सकते हैं। अगर हम 3 टायर सिस्टम की बात करें तो 3 टायर सिस्टम में हमें काफ़ी जगहों पे बदलाव देखने को मिला। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे 3 टायर सिस्टम से कितना बदलाव देखने को मिला, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से यहाँ के लोगों का कैसा नज़रिया है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो पहले से, जैसे कि पहले लड़कियों को 10th तक ही पढ़ाया जाता था, उसके बाद नहीं पढ़ाया जाता था। और रही बात बाकी एक्टिविटीज़ की, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है जिसमें सपोर्ट्स आता है, उससे तो बहुत उसकी बात ही नहीं होती थी पहले। लेकिन धीरे धीरे फिर इम्प्रूवमेंट आने लगी, और जैसे कि लड़कियों को आगे पढ़ाया जाया गया, और आज हम जैसे कि देख सकते हैं लड़कियां हर मरहले में सबसे आगे है, चाहे वो खेल का मरहला हो या एजुकेशन का मरहला, हर मरहले में लड़कियां सबसे आगे हैं आज। और हमें चाहिए कि हम लड़कियों को इससे ज़्यादा एनकरेज करें ताकि वो इससे भी आगे बढ़ सके। जैसे आजकल की गवर्नमेंट जो लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करती है पढ़ने में, हर किसी चीज़ में, ताकि वो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, कश्मीर के बाहर भी पढ़ने जा सके और खेलने जा सके। देखिए, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट का देखेंगे, पहले हम अगर एजुकेशन की बात देखेंगे कि आप हर इंस्टीट्यूशन में देखेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है 50% पॉपुलेशन विमेन्स की है, और विमेन्स में तकरीबन सभी बच्चियां जो हैं आजकल स्कूलों में आती हैं, और स्कूलों से कॉलेजों में जाती हैं, और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाती हैं। तो 50% पॉपुलेशन आजकल तो ख़वातीन की है जो तालीम हासिल कर रही है और अच्छे मार्कत और अच्छे नंबरात के साथ आगे बढ़ रही हैं। दूसरे ये है, अगर ज़िंदगी का कोई भी आप सिस्टम देखें, चाहे एजुकेशन देखें, चाहे हेल्थ सेक्टर देखें, चाहे इंडस्ट्रीज़ देखें, चाहे कोई मतलब मीडिया देखें और टूर एंड ट्रैवल देखें, उसमें भी वीमेन गए हैं जो उन्होंने काफ़ी अपना लोहा मनवाया है। आजकल आप देखते हैं कि फर्ज करें राइट एंड लेफ्ट देखते हैं, कोई डीसी है वो भी लेडी है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी लेडी है, कोई प्रिंसिपल है वो भी लेडी है, किसी डिपार्टमेंट का अहम ऑफिसर है वो भी लेडी है। वो असल में यही हुआ है कि पिछले जो 25 साल से जो एजुकेशन ने काफ़ी तरक्की की है, और ख़वातीन को आगे आने के लिए उनके हौसला अफजाई की गई, और घरों में से वो निकले, तालीम की तरफ उनका रुझान बढ़ गया, और आगे भी जो जितने भी फील्ड्स हैं उनमें वो मर्दों से भी आगे कुछ निकल गई हैं काफ़ी ख़वातीन, खासकर मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में भी है, KAS में, IPS में है, और IAS में है। काफ़ी जो ख़वातीन हैं उन्होंने काफ़ी अपना लोहा मनवाया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो इस मामले में काफ़ी अच्छी तरह से मर्दों से आगे ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप अगर आजकल देखेंगे कि क्लासेस का जो जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में ख़वातीन ही नंबर 1 पर होती हैं, नंबर 2 पर होती हैं, नंबर 3 पर होती हैं। जो पहली पोजीशंस वगैरह हैं वो ज़्यादातर बच्चियों को ही ज़्यादा मिलती हैं। मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो हम बहुत सारी जगहों पे खेलने गए, किस वजह से कि हमें फ्रीडम मिली है। हम वहाँ पे भी विनर लड़कियाँ ही आए, तो उससे हमें थोड़ा सा हौसला मिला है कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। ये कैसे हुआ कि हमें फ्रीडम मिली है कि लड़कियों और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हम आगे पढ़ने जाते हैं, बाहर भी पढ़ने जाते हैं, या ट्यूशन में, कॉलेज में, सब लड़कियाँ आगे होती है। हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट को कि उन्होंने लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी है ताकि हम कुछ कर सके, आगे चल सके। नाजरीन, आज हमारे टीम जो है दौरा किया था जिला पुलवामा के त्राल इलाके का। हमने यहाँ के लोगों से बात की, इनके मसलों मसाइल सुने, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके के मसलों मसाइल आला हुकाम तक पहुँचे तो स्क्रीन पे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पे राब्ता कायम करें। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी रूबरू टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर।